हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए वीडियो में नए पाठ के अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी नवनीत का सॉल्यूशन है। गद्य खंड पाठ 10 बैल की बिक्री। यह एक कहानी है जो CR रामचरण द्वारा लिखी गई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फिर आगे इस वीडियो के अभ्यासकार को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसके पाठ का, खेतों के पौधे असमय में ही क्यों मुरझा रहे थे। उत्तर है, खेतों के पौधे समय पर वर्षा न होने के कारण असमय में ही मुरझा रहे थे। महाजन का नाम क्या था। उत्तर है, महाजन का नाम ज्वाला प्रसाद था। अगला प्रश्न है, किसान के हाथ में पैर किसे कहा गया है। उत्तर है, किसान के हाथ पैर बैलों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिबू अपना बैल बेचने कहाँ जाता है। उत्तर है, शिबू अपना बैल बेचने रामपुर की हाट में जाता है। अगला प्रश्न है, डाकुओं की कुल संख्या 5 थी। डाकुओं की कुल संख्या कितनी थी। उत्तर है, डाकुओं की कुल संख्या 5 थी। अगला प्रश्न है, मोहन रामधन के साथ कहाँ गया। उत्तर है, मोहन रामधन के साथ ज्वाला प्रसाद महाजन के यहाँ गया। अगला प्रश्न है, मोहन बाबू शिब्बू के विषय में क्यों चिंतित था। उत्तर है, मोहन बाबू शिब्बू के विषय में इसलिए चिंता थी कि वह जवान हो चुका था और उसे घर के कामकाज से कोई सरोकार ना था। अगला प्रश्न है, मोहन को अपने स्वर्गीय पिता का स्मरण क्यों हुआ। उत्तर है, जब भी शिबू को उद्दंड व्यवहार से मोहन दुखी होता, तब उसे अपने मृत पिता की याद आ जाती, क्योंकि उसने ही भी अपने पिता को कम नहीं खिजाया था। पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन कदाचित बच्चे को प्यार करना ही है। अगला प्रश्न है, शिब्बू के द्वारा बैल का अपमान करने पर मोहन की क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर है, मोहन को अपने पुत्र शिब्बू के बैल के प्रति किए व्यवहार से वह बहुत दुखी हुआ। उसने बैल की सार की एक अच्छी तरह सफाई की, बैलों को पानी पिलाने ले गया, उसको नहलाया, फिर भूसा डाला। इसके बाद घर से रोटी लाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके खिलाया। अगला प्रश्न है, बैलों को बेचने के लिए जाते हुए मोहन ने शिब्बू से क्या कहा। उत्तर है, बैलों को बेचने के लिए जाते हुए मोहन ने शिब्बू से कहा, एक बात बेटा मेरी मानना, बैल किसी भले आदमी को देना जो उसे अच्छी तरह रखे। 2-4 रुपए कम मिले तो ख्याल न करना। अगला प्रश्न है, शिबू ने डाकुओं का प्रतिकार किस प्रकार किया। उत्तर है, पहले तो शिबू छाती तानकर खड़ा हो गया, बोला मैं रुपए नहीं दूंगा। इसके बाद दूसरे डाकू के बंदूक के कुंदे को मारने पर उसने कुंदे को इस तरह पकड़ लिया जिस तरह सपेरे सांप का फन पकड़ लेते हैं। अपने को आगे ठेलता हुआ वह बोला, तुम मुझे मार सकते हो परंतु रुपए नहीं छीन सकते। शिबू के साहस को देखकर डाकुओं से लुटे पिटे व्यक्ति भी एक साथ आ गए, जिन्हें देखकर डाकू भाग खड़े हुए। अगला प्रश्न है, ज्वाला प्रसाद ने मोहन से क्या कहा। उत्तर है, ज्वाला प्रसाद ने मोहन से कहा कि वायदे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपए अदा कर दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। अगला प्रश्न है, मोहन शिबू को बैल बेचने से क्यों मना करता था। उत्तर है, बैल बेचने के बचाव में मोहन ने शिबू को डांटते हुए कहा, चुप रह, घर में जोड़ी ना होती
तो इतनी बातें बनाना ना आता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी काट नहीं डालता। मैं इसका जोड़ मिलाने की फिक्र में हूँ, तू कहता है बेच दो, दूर हो, जहाँ जाना हो चला जा, मैं सब कर लूँगा। वह दोगुने प्यार से उसका ख्याल रखता है। अगला प्रश्न है, दद्दा के दोपहर में न आने पर शिब्बू ने क्या किया? उत्तर है, सवेरे ज्वाला प्रसाद के आदमी के साथ गए दद्दा दोपहर तक रोटी खाने नहीं आए हैं। यह जानकर शिब्बू झपाटे के साथ घर से निकलकर ज्वाला प्रसाद के यहाँ जा पहुँचा। वहाँ उसने पिता को मुँह सुखाए पसीने पसीने एक जगह बैठा देखा। ज्वाला प्रसाद द्वारा रुपए की कहने पर उसने कहा, अपने रुपहटी लोगों या किसी की जान, अरे कुछ तो दया होती। बूढ़े ने सवेरे से पानी तक नहीं पिया, तुम कम से कम 4 दफे दूस चुके होंगे। अपने पिता से यह कहकर कि मैं तुम्हें कसाई की गाय की तरह मरने न दूंगा, और रामपुर की हाट में सोमवार को बैल बेचकर उनकी कौड़ी पाई चुका दूंगा। उनका हाथ पकड़कर झकझोरता हुआ साथ ले गया। साहूकार चुपचाप देखता रह गया, एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। अगला प्रश्न है, शिबू द्वारा किए गए व्यवहार की ज्वाला प्रसाद पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, शिबू के द्वारा व्यवहार से ज्वाला प्रसाद हतबुद्धि होकर ज्यों के त्यों बैठे रहे। उन्होंने शिबू के जैसा निर्भर आदमी न देखा था। उनके मुंह पर ही उन्हें कसाई बना गया। गुस्सा की अपेक्षा उन्हें डर ही अधिक मालूम हुआ। अगला प्रश्न है, बैल के बेचने का निश्चय होते ही मोहन की हालत कैसी हो गई? उत्तर है, बैल के बेचने का निश्चय होते ही 2 दिन में ही ऐसा जान पड़ने लगा मानो मोहन बहुत दिन से बीमार हो। दिन भर वह बैल के विषय में सोचा करता। रात को उठकर कई बार बैल के पास जाता। रात के एकांत में जब उसे अवसर मिलता, बैल के गले लिपटकर आंसू बहाने लगता। अगला प्रश्न है, बैल को बेचने के पश्चात शिब्बू की मानसिक स्थिति का चित्रण कीजिए। उत्तर है, बैल को बेचने के पश्चात शिब्बू घर लौट रहा था। रुपए उसकी हड्डी में थे, तो भी आज उसकी चाल में बहुत तेजी नहीं थी। जो जाते समय थी, ना जाने कितनी बातें उसके भीतर आ जा रही थी। बैल के बिना उसे सूना सूना मालूम हो रहा था। आज के पहले वह यह बात किसी तरह ना मानता कि उसके मन में भी उस क्षुद्र प्राणी के लिए इतना प्रेम था। बार बार उसे बैल की सूरत याद आती। उसके ध्यान में आता मानो विदा होते समय बैल भी उदास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। बैल का विचार दूर करता तो पिता का सूखा चेहरा सामने आ जाता। बैल और पिता मानो एक चित्र के दो थे, लौट फिर कर एक के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता। अगला प्रश्न है, शिबू का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, शिबू किसान मोहन का लड़का था। वह उदंड स्वभाव का था। उसके घर के कामकाज से कोई सरोकार नहीं था। खाना पीना और इधर उधर आवारागर्दी में घूमना ही उसका काम था। इसके अतिरिक्त वह महाजन और तत्सा साहूकार से घृणा करता था। वह किसी से दबता नहीं था। वह साहसी था। जब डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, तब वह उनसे भी लड़ने मरने को आमादा हो जाता। उसके साहस से ही डाकू भाग जाते हैं और वह लूटे हुए लोगों को स्वतंत्र करा देता है। पंक्ति की व्याख्या कीजिए। भीड़ में से एक आदमी निकलकर शिबू के पास आया। अब लुट जाएं तो मैं जिम्मेदार नहीं।
उत्तर है, लेखक कहता है कि डाकुओं द्वारा पकड़े हुए व्यापारियों में से एक आदमी निकलकर शिबू के पास आता है और कहता है, अरे भैया, तुम कौन शिबू माते? आज तुमने इतने आदमियों को डाकुओं के चंगुल से बचा लिया। तुम धन्य हो। शिबू ने कहा, यह वही ज्वाला प्रसाद है जिसने अपने कर्ज के रुपए के लिए मेरे पिता को बंधक बना लिया था। उस समय उसके शरीर पर धोती के अलावा और कोई वस्त्र नहीं था। डाकुओं ने रुपए पैसे के साथ उसके पकड़े कपड़े भी उतरवा कर रखवा लिए थे। उसे देखते ही उसका मुंह घृणा से भर गया था। शिबू ने बैल बेचने से मिले हुए रुपए को अपनी अंटी से निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा कि यह आज एक बहुत बड़ी बात हुई कि शिबू माते अर्थात मैं तुम्हें यही मिल गया। लो, अपने कर्ज के रुपए चुकता कर लो। आगे तुम लुट जाओ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। संधि विच्छेद कीजिए। अंतःस्थल अंतः धन स्थल। प्रेमातुर प्रेम धन आतुर। सज्जन सत धन जन। समास विग्रह कीजिए। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। यथा समय के अनुसार। क्षतिपूर्ति, क्षति की पूर्ति। एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो भयभीत न हो, निर्भय। जिसे ज्ञान न हो, अज्ञानी। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जो क्षय न हो, अक्षय। वाक्य परिवर्तन कीजिए। बादल समय पर पानी नहीं देते, बादल समय पर पानी देते हैं। विधानवाचक वाक्य। सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छे महाजन थे। सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छे महाजन नहीं थे। निषेधात्मक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। शिबू बाबू बनकर डाकखाने में टिकट बेचेगा। क्या शिबू बाबू बनकर डाकखाने में टिकट बेचेगा? प्रश्नवाचक वाक्य। मोहन बैल को बहुत प्यार करता था। ओहो, मोहन बैल को बहुत प्यार करता था। विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला प्रश्न है, आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा देकर कोई कार्य करवाया जाता है, जैसे आप आइए और वहाँ से सामान लेकर आइए। आप जाइए और वहाँ से सामान लेकर आइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय। सही विकल्प चुनते हैं। बैल की बिक्री कहानी में किस समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया है? तो उत्तर है ऋणग्रस्त किसानों की। अगला है, बैल की बिक्री कहानी का केंद्रीय चरित्र शिबू। किसान के हाथ पैर किसे कहा गया है? बैल को। मोहन ने ऋण चुकाने के लिए क्या किया? बैल बेच दिए। शिबू ने बैल को कहाँ बेच दिया? रामपुर की हाट में। महाजन का नाम ज्वाला प्रसाद था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बैल की बिक्री कहानी के लेखक ऋणग्रस्त किसानों की समस्या को उठाया है। दूसरा है, मेरे जीते जी इन रुपए को महाजन के सिवा अन्य कोई नहीं ले सकता। तीसरा है, बैल की बिक्री एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। चौथा है, महाजन का नाम ज्वाला प्रसाद था। पांचवा है, बादल चाहे जैसी शत्रुता रखे मगर खेती के लिए उनसे प्यारी वस्तु नहीं है। सत्य का उत्तर दीजिए। महाजन का नाम ज्वाला प्रसाद था। सत्य। मोहन रामधन के साथ डाकू से मिलने गया। असत्य। शिबू मोहन का लड़का था। सत्य। शिबू डाकू को देखकर भाग गया क्योंकि वे संख्या में 200 से लगभग थे। असत्य। सेठ ज्वाला प्रसाद उन्हीं महाजनों में से था। विधाता के वर्ष से उनका धन अक्षय था। सत्य। सही जोड़ी मिलाइए। बैलों की बिक्री। उत्तर है सिया रामचरण गुप्त। दूसरा है, शिबू ने अपने पिता से कहा कि यह उत्तर बेगार मुझे न होगी।
तीसरा है, खेती के पौधे अकाल वृद्ध होकर असमय में ये मुरझा जाते हैं। उत्तर है, ये मुरझा जाते हैं। शिबू ज्वाला प्रसाद का नंबर उत्तर। पांचवा है, एक अकेले व्यक्ति का साहस कभी निर्बल भीड़ में भी शक्ति का संचार करा देता है। ख नंबर का उत्तर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। बैल की बिक्री कहानी में लेखक ने किसानों की किस समस्या का चित्रण किया है? तो ऋणग्रस्तता का। दूसरा है, शिबू बैल बेचने कहाँ गया? रामपुर की हाट में। मोहन किसका कर्जदार था? ज्वाला प्रसाद का। किसान के हाथ पैर किसको कहा है? बैल को। बैल की बिक्री कहानी के लेखक सिया राम शरण गुप्त। ये सारांश देख लीजिए। सारांश के बाद है हम इसके गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। पहला गद्यांश है, कई साल से फसल बिगड़ रही थी। ये पंक्तियां पढ़ लीजिए। संदर्भ है इसका। प्रस्तुत गद्यांश बैल की बिक्री कहानी से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामशरण गुप्त जी हैं। प्रसंग है, इस अंश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सूदखोर लोगों का धन जिसे एक बार चंगुल में ले लेता है उसका उस सरलता से पीछा नहीं छूटता। व्याख्या है, लेखक कहता है कि अनेक वर्षों से फसल बिगड़ रही थी। उसका कारण यह था कि समय पर वर्षा नहीं हो रही थी। खेती के पौधे वर्षा के न होने के कारण असमय ही सूख रहे थे। लेकिन दूसरी ओर महाजन की फसल ऐसी नहीं थी। कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे वर्षा कम होती फसल खराब होती थी। गरीब किसान अपने खर्च चलाने के लिए ऋणदाताओं के द्वार पर जाता और उनके ब्याज पर अधिक धन उधार लेता। इस प्रकार सूखा पड़ने पर महाजनों की फसल और अधिक हरी भरी होती थी। बादल जैसे जैसे अपना हाथ खींचते अर्थात वर्षा कम होती थी, वैसे सूदखोरों की खेती में नए नए अंकुर निकल आते थे। सेठ ज्वाला प्रसाद भी इसी वर्ग के महाजन थे। ईश्वर की उन पर ऐसी कृपा थी कि उनका धन कभी भी नष्ट नहीं होता था। उनका कर्ज का धन जिस किसान के पास भी पहुंच जाता, वह जीवन भर उस किसान का साथ नहीं छोड़ता था। वह तो उनकी तिजोरी में जाकर सुरक्षित हो जाता और वह कर्जदाताओं का कभी भी साथ नहीं छोड़ता। विशेष है, कर्ज का धन कर्जदाताओं की उन्नति देता है, जबकि किसान का वह खून पीता था। भाषा भावानुकूल है। अगली गद्यांश की पंक्तियां हैं। उस दिन मोहन ने सार की सफाई और अच्छी तरह की। पंक्तियां पढ़ लीजिए। शब्दार्थ संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, शिबू द्वारा बैल के अपमान किए जाने पर मोहन बहुत दुखी होता और अपने पुत्र की करनी का प्रायश्चित करते हुए बैल को नहलाता धुलाता उसकी सेवा करता। व्याख्या है, लेखक कहता है कि जब शिबू ने अपने बैल का अपमान किया तो मोहन ने इससे बड़ा दुख हुआ। अतः उस दिन मोहन ने बैलों को चारे खाने के स्थान पर अच्छी तरह सफाई की। बैल को पानी पिलाने वह स्वयं गया। वहां जाकर उसने बैल को नहला दिया। अपने उजड़ पुत्र शिबू के बैल के साथ किए गए अपमान को वह उसके हृदय तक से धो देना चाहता था। बैल को नहला चुकने के बाद अपने अंगोछे से उसके शरीर को पोंछा। बांधने की रस्सी को भी पानी से खूब धोया। सार में बांधकर भूसा डाला। इतना करने पर भी उसके मन की ग्लानि दूर नहीं हुई तो वह घर के भीतर जाकर रोटी ले आया और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिलाने लगा। मोहन कहा करता था कि पशु अपनी बात मनुष्य को समझा तो नहीं सकते, पर वे बहुत सी बातें मनुष्यों से अधिक समझते हैं। अतः मोहन यह अनुभव कर रहा था कि बैल उसके प्रेम को अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर रहा है। विशेष
मोहन बैलों के साथ घुल मिलकर रहता था, खेती आदि करता था, अतः वह बैलों के स्वभाव को जानता था, तभी तो वह उस बैल का मान सम्मान कर रहा था। भाषा भावानुकूल है। अगली गद्य की पंक्तियां हैं। भीड़ में एक आदमी निकलकर शिबू के पास आया। ये पंक्तियां पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। जब डाकुओं के चंगुल में से सभी व्यापारी की शिबू अपने साहस से छुड़ा लेता है, व्यापारियों को शिबू अपने साहस से छुड़ा लेता है, तो उन्हीं में से एक ज्वाला प्रसाद शिबू के पिता के कर्जदाता थे। गिड़गिड़ाते हुए शिबू की तारीफ करता है तो शिबू उसको फटकार लगाते हुए कर्ज के रुपए दे देता है। व्याख्या है। लेखक कहता है कि डाकुओं द्वारा पकड़े गए व्यापारियों में से एक आदमी निकलकर शिबू के पास आता है और कहता है, अरे भैया, तुम कौन? शिबू माते, आज तुमने इतने आदमियों को डाकुओं के चंगुल से बचा लिया, तुम धन्य हो। शिबू ने कहा, यह वही ज्वाला प्रसाद है जिसने अपने कर्ज के रुपए के लिए मेरे पिता को बंधक बना लिया था। उस समय उसके शरीर पर धोती के अलावा और कोई वस्त्र नहीं था। डाकुओं ने रुपए पैसे के साथ उसके कपड़े भी उतरवा कर रख लिए थे। उसे देखते ही उसका मुंह घृणा से भर गया। शिबू ने बैल बेचने से मिले हुए रुपए को अपनी अंटी से निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा कि यह आज एक बहुत बड़ी बात हुई। शिबू माते, अर्थात तुम्हें यही मिल गया। लो, अपने कर्ज के रुपए चुकता कर लो। आगे तुम लुट जाओ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। विशेषतः शिबू के साहस की प्रशंसा ज्वाला प्रसाद भी करता है। भाषा भावानुकूल है। देखा हमने इस पाठ को इस अभ्यासकार के माध्यम से, तो कैसे लेखक अपने भावनाओं के माध्यम से कह रहा है कि जानवर में भी भावुकता होती है और जैसा हम करते हैं वैसा हमें आगे मिलता है। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से कि कितनी सुंदर कहानी के माध्यम से गुप्त जी ने अपने भावों को प्रकट किया। ऐसे ही आगे की वीडियो में आगे के अभ्यासकार को देखेंगे। धन्यवाद।